नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ, सरकार के अंदर की बात, और चौंकिएगा मत। आने वाले कुछ समय में गोदी मीडिया के एंकर और रिपोर्टर विपक्ष से बार बार कुछ सवाल पूछेंगे और ये सवाल होंगे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। सवाल होगा कि विपक्ष की ये जो नया गठबंधन बन रहा है इसमें कितनी पार्टियां हैं और ये गठबंधन कब तक बन जाएगा और इसकी अगुवाई कौन करेगा। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता, अरविंद, इस तरह के नाम बार बार पूछे जाएंगे। अभी सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि गुजरात लॉबी चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, भाजपा के चाणक्य अमित शाह चाहते हैं कि ये सवाल पूछे जाए जो विपक्ष की एकता की जो कमजोर कड़ी है उस कमजोर कड़ी पर चोट की जाए। मिसाल के तौर पर अमित शाह जानते हैं कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से कंफर्टेबल नहीं है, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से कंफर्टेबल नहीं है, और भी एक आध लोग हैं इस तरह के। तो इस तरह की जो कमजोर कड़ी है उसको सामने लाया जाए और फिर उस पर चोट की जाए। लेकिन कहते हैं ना, नहले पे दहला, और ये जो दहला है ये उस्ताद से आया है। जी हाँ, राजनीति के गुरु शरद पवार। अब शरद पवार ने अमित शाह के इस दांव की तोड़ निकाल ली। जी हाँ, तोड़ निकाल ली है, और ये एक ऐसी तोड़ है जिसे विपक्ष के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि शरद पवार के करियर के आखिरी पड़ाव में ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। ये एक मैजिक फॉर्मूला है जो उन्होंने नीतीश को गिफ्ट किया है, विपक्ष को गिफ्ट किया है, और ये एक ऐसा फार्मूला है जिसे लेकर मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं अंदर से घबराए हुए हैं। और आज इसी पर मैं खुलासा करने जा रहा हूं। आज इसी मैजिक फार्मूला को मैं सबके सामने, जी हां, डिकोड करने जा रहा हूं, पहली बार स्क्रीन पे। अब दोस्तों, शरद पवार के इस मैजिक फॉर्मूले पर, उस्ताद के इस फॉर्मूले पर, आप कह सकते हैं फॉर्मूला 2024, इस पर नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं, नीतीश कुमार की सहमति है, अरविंद केजरीवाल की सहमति है, सीताराम येचुरी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेफ्ट के लीडर जो एक तरह के सूत्रधार हैं विपक्षी एकता को लेकर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सहमत है और बहुत हद तक ममता बनर्जी और केसीआर भी। लेकिन इस फॉर्मूले को डिकोड करने से पहले, या यूं कहें कि विपक्ष का ट्रम्प कार्ड खोलने से पहले, जान लेते हैं कि वो क्या वजह है कि अमित शाह को लग रहा था कि वो हर कीमत पर, हर सूरत में, किसी भी तरह 2024 से पहले वो जो विपक्ष की जो कमज़ोर कड़ी है उसको तोड़ देंगे, उस पर चोट करेंगे। तो विपक्ष की जो यूनिटी है, अपोजिशन की जो यूनिटी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट में, उसके बाद हम शरद पवार के फॉर्मूले पर आएंगे। अब दोस्तों, अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के बीच गठबंधन बने, यानी प्री पोल अलायंस हो जाए। अब ये जो अलायंस है सारी विपक्षी पार्टियों की, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा शरद पवार मानते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम जो है वो कमज़ोर कड़ी, जिस पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर जो पार्टी है, रीजनल पार्टी, इनकी कांग्रेस के साथ, किसी और पार्टी के साथ एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है उनके राज्य में। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उनकी सारी ताकत है, और उसी ताकत को कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट कम करते हैं, तो थोड़ा सा उनका, आप कह सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट से, सोनिया से और येचुरी साहब से वहाँ प्रॉब्लम है। इसी तरह से केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वैसे तो वो विपक्ष की यूनिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह का राज खत्म हो और देश में संविधान की जो आप कहते हैं मर्यादा, उनको फिर से लागू किया जाए। तो केसीआर चाहते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है कि तेलंगाना में जो प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है वो कांग्रेस है, कांग्रेस से, तो कांग्रेस के साथ शुरू में आने में उनको दिक्कत है। अब ऐसे ही आप अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए। केजरीवाल को लगता है कि भाई एक
एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए अपोजिशन में। केजरीवाल भी बहुत परेशान हैं आजकल मोदी और अमित शाह की ईडी और सीबीआई से। लेकिन दिक्कत क्या है केजरीवाल की कि जिन राज्यों में वो विस्तार कर रहे हैं वहाँ उनकी लड़ाई कांग्रेस से, जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में, जैसे उत्तराखंड में या अब गुजरात में। तो कांग्रेस उनकी कहीं ना कहीं अपोनेंट है बीजेपी के साथ साथ। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं चाह रहा था कि पहले इस प्रॉब्लम को समझ लेते और फिर शरद पवार के मैजिक फार्मूले पर आते हैं। अब दोस्तों, आपने इधर अखबारों में देखा होगा, कई तस्वीरें देखी होंगी कि नीतीश कुमार की शरद पवार के साथ बैठक हुई, नीतीश कुमार की केजरीवाल के साथ बैठक हुई, केजरीवाल की केसीआर के साथ बैठक हुई, इसी तरह से राहुल गांधी की नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई, या शरद पवार की कांग्रेस के साथ बैठक हुई, या फिर सीताराम येचुरी जो लेफ्ट के नेता हैं इनकी नीतीश के साथ या शरद पवार के साथ बैठक हुई। तो आजकल ये जो 1-to-1 बैठक हो रही है बजाय एक छतरी के नीचे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ही वो शरद पवार का मैजिक फार्मूला है। शरद पवार का जो फार्मूला है, अगर उसको हम आसानी से समझे, फार्मूला 2024। अब ये जो फार्मूला है, इसका जो मूल मंत्र है वो ये है कि स्टॉप बीजेपी इन योर स्टेट। आप अपने राज्य में बीजेपी की गिनती कम करें, यानी आप स्टेट वाइज अलायंस करें। और मैं इस पर आऊँगा, आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा, सारी गणित समझ आ जाएगी, जिससे अमित शाह घबराए हुए हैं। स्टॉप बीजेपी इन योर स्टेट, अपने राज्य में बीजेपी की गिनती को कम करो, सो दैट जो ओवरऑल टोटल आए 2024 में लोकसभा का, उसमें कहीं ना कहीं, कहीं पर 5, कहीं पर 3, कहीं पर 10, कहीं पर 12, इस तरह की जब गिनती कम होगी तो समीकरण बीजेपी के गड़बड़ाएंगे। तो शरद पवार का जोर है स्टेट वाइज अलायंस हो। आप एक नेशनल लेवल पे अलायंस ना करें, क्योंकि नेशनल लेवल पे अगर आप अलायंस करेंगे तो बहुत से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं जो पार्टीज़ हैं। कहीं ममता का है, कहीं केसीआर का इंटरेस्ट है, कहीं पर कांग्रेस का है, कहीं केजरीवाल का। तो कह रहे हैं आप स्टेट वाइज चलिए, राज्यवार चलिए। स्टॉप बीजेपी इन योर स्टेट। अब दोस्तों, ये जो फॉर्मूला 24 है शरद पवार का, दरअसल शरद पवार के साथ सीताराम येचुरी लेफ्ट के जो नेता हैं, और ये जो दो नेता हैं, ये कह सकते हैं आपकी उस्ताद हैं आज की तारीख में विपक्ष के। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, शंकर जयकिशन हैं, जो भी आपको लगे। एक ऐसी जोड़ी है जिसकी बात सारे विपक्षी नेता मानते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो केसीआर हों, चाहे वो नवीन पटनायक हों, चाहे जगन रेड्डी हों, चाहे वो आप कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे वो चौटाला हों, चाहे वो फिर उद्धव ठाकरे हों, केजरीवाल हों, कोई भी हो, इनकी बात मानी जाती है। और इनका ये कहना है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस स्टेट में ही फोकस करें, अपने स्टेट में बीजेपी को कैसे रोका जाएगा। और उसके लिए जो उनका फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कर्नाटक की बात कर लेते हैं, लेकिन छोड़िए कर्नाटक, छोड़िए महाराष्ट्र से मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि महाराष्ट्र पर हम इन दिनों काफ़ी खबरें भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र थोड़ा सा खबरों में है भी। अब महाराष्ट्र का ये आप ग्राफिक्स देखिए और इससे आपको समझ में आएगा कि किस स्टेट अलायंस की बात हो रही है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना, उन्होंने स्वीप कर लिया था एक तरह से। 48 सीटों में से आप कह सकते हैं सिर्फ 5 सीटें जो हैं वो विपक्ष को मिली, बाकी सारी सीटें बीजेपी 23 सीट ले गई, शिवसेना 18 सीट ले गई। और अगर आप वोट शेयर देखिए तो तकरीबन 28% वोट बीजेपी का है, 23% वोट शिवसेना का है, जबकि कांग्रेस का 16% है और एनसीपी 15.5 to 16% मान लीजिए आप। अब यहाँ पर शरद पवार कह रहे हैं कि अगर शिवसेना, भले ही वो एकनाथ शिंदे बागी चले गए हों, अगर उद्धव ठाकरे की जो ओरिजिनल शिवसेना है, ये तीनों मिलकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, यानी महाविकास अघाड़ी, वही महाविकास अघाड़ी जिसने छक्के छोड़ा दिए अमित शाह के और मोदी के और सरकार बना ली, वो चाहते हैं कि अगर ये तीनों पार्टी एक हो गई, पूरा विपक्ष एक हो गया, तो बीजेपी को घेरा जा सकता है। और आप अगर वोट शेयर देखेंगे तो ये 23% ये निकल कर अगर नीचे आ जाता है कांग्रेस एनसीपी में, भले ही आप इसमें कह सकते हैं कि 23 तो पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि एक चंक इसमें एकनाथ शिंदे बागी भी ले जाएंगे, बट ये जो अलायंस होगी महाराष्ट्र में ये बीजेपी को रोक सकती है। इसके लिए कोई नेशनल लेवल पे ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मिसाल के तौर पे एक और आप देख लीजिए, उड़ीसा।
उड़ीसा में 21 सीटें हैं। बीजू जनता दल नवीन पटनायक ने 12 सीट हासिल करी, वोट शेयर उनका 42% से ज़्यादा था। बीजेपी ने 8 सीट ली, पिछली बार 2019 में 38% मिला, और कांग्रेस को 13.8। तो इसमें सीट एडजस्टमेंट को लेकर ये सुझाव है शरद पवार का कि अगर नवीन पटनायक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस से कर लें, क्योंकि अंदर ही अंदर नवीन पटनायक भी एक माइनिंग के मामले में उनकी घेराबंदी चल रही है, ईडी और सीबीआई घेराबंदी है अभी। तो थोड़ा सा नवीन पटनायक अपने बुढ़ापे में, अपने पॉलिटिकल कैरियर के फैग एंड में थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मोदी और अमित शाह से बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर शरद पवार चाहते हैं कि एन वक्त पर, चुनाव से 2-3 महीने पहले अगर एक अलायंस चुपचाप बने तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उड़ीसा में और नीचे लाया जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है स्टेट वाइज। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो उत्तर प्रदेश है। अब इसी स्टेट वाइज अलायंस में, यानी अपने राज्य में बीजेपी को रोको, ये जो फॉर्मूला है स्टॉप बीजेपी इन योर स्टेट, इसमें जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं जो कांटा है या सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष के साथी हैं वो एक दूसरे को आंख में आंख डाल के देखते नहीं हैं। जी हाँ, अखिलेश और बहन जी मायावती, शरद पवार चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं, नवीन पटनायक भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, और केसीआर तो चाहते ही चाहते हैं, और कांग्रेस भी चाहती कि बहन जी को, मायावती को किसी तरह से आखिरी वक्त पर मना लिया जाए। और अगर वो आखिरी वक्त पर मान जाती, जैसा कि लोगों ने देखा और तारीख ने देखा, इतिहास ने देखा कि जब बाई इलेक्शन हो रहा था और योगी जी की सीट गोरखपुर से और केशव प्रसाद मौर्य की सीट फूलपुर से, इलाहाबाद से, दोनों ही सीटें बीजेपी हार गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की बाई इलेक्शन में। क्यों? मायावती और अखिलेश ने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। ये इस अंडरस्टैंडिंग को रिवाइव करना चाहते हैं। और आप देख लें कि अगर 49%, बीजेपी जब पीक में थी यूपी में तो 49%, तकरीबन 50%, लेकिन बीएसपी 19%, समाजवादी पार्टी 17.96% और कांग्रेस 6.3%। तो एक अगर ये तीनों पार्टी, जिसमें जयंत चौधरी और भी लोग आ सकते हैं, ये अगर अलायंस बनती है तो ये सही बात है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा उस स्टेट में जहां आज उनके पास मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश। ये एक फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है, जो शरद पवार का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वोट शेयर पर आधारित है। और इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से बीजेपी जब अपने पूरे इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में जब सबसे ज़्यादा उसने वोट शेयर बढ़ा उसका 2019 में, पिछली बार 37% को टच किया, 37। और उस वक्त भी आप कह सकते हैं कि अगर 37% बीजेपी थी तब भी अपोजिशन 63%, 62% पे था, ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं। तो ये ताकत है विपक्ष की। इसी को हर राज्य में स्टेट वाइज एक छतरी के नीचे आप कह सकते हैं कि सबको राज्यों में यूनाइट करना चाहते हैं शरद पवार। और चुनाव के बाद जब नतीजे आए फिर मिल बैठकर वो एक अलायंस बनाना चाहते हैं। और शरद पवार का, सीताराम येचुरी का, इन उस्तादों का मानना है कि अलायंस वही होती है जो चुनाव के बाद बने, पोस्ट पोल अलायंस। जैसे एनडीए पोस्ट पोल अलायंस थी एक्चुअल में, जैसे यूपीए पोस्ट पोल अलायंस थी। तो अलायंस जो नेचुरल अलायंस होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में, चुनाव के बाद ही असली होती है। तो अब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने, चाणक्य ने एक चाल चली, उस चाल की काट ढूंढ ली शरद पवार ने, और उस काट पर पलटवार फिर करने जा रहे हैं अमित शाह। और वो जो उनका पलटवार है, या यूं कह सकते हैं कि जो जवाबी कार्रवाई अमित शाह कर सकते हैं या करेंगे, वो ये है कि जो स्टेट में जो अलायंस बन रही है वो उसको बनने नहीं देंगे विपक्ष की। यानी राज्यों में, प्रदेशों में जो गठबंधन हो सकता है उसको तोड़ना चाहेंगे। जैसे बिहार में कभी उन्होंने 2019 से पहले लालू और नीतीश को तोड़ दिया था, जो अब मिल गए हैं। वो चाहते हैं कि बीजू जनता दल और कांग्रेस में अलायंस ना हो। तो इसलिए नवीन पटनायक को कहीं ना कहीं प्रेशर में लेके आएंगे। पंजाब में वो
अकाली दल को प्रेशर में लेके आ रहा है। और आज मेरे एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि अकाली दल, बादल परिवार चाहता है कि वो विपक्ष के साथ आए, क्योंकि बहुत अपमानित अपने को महसूस कर रहा है जिस तरह की गुजरात लॉबी ने उनके साथ बर्ताव किया किसान आंदोलन में। तो अकाली दल नहीं चाहते इनके साथ जाना, लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि अकाली दल आ जाए। इसी तरह से मायावती पर एक दबाव है कि मायावती अकेले लड़ें। अब वो अकेले लड़ने के पीछे यही है कि वो अखिलेश के साथ ना आए। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मायावती को पर दबाव तो है अमित शाह का, अखिलेश यादव को थोड़ा सा समझना होगा कि बुआ से एक बार फिर से समझौता करना होगा, भले वो आखिरी 2 महीने में, आखिरी 1 महीने में। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये चीज़ समझनी चाहिए अखिलेश यादव को कि मायावती जितनी भी ज़िद्दी हों या बहन जी उनकी जितनी भी तल्ख बातें हों, छाती पर पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि टक्कर, क्योंकि मुकाबला शाह से है, गुजरात लॉबी से। ये बात अखिलेश यादव को समझनी होगी और शायद वो समझेंगे। दिल अखिलेश का छोटा नहीं है। अब दोस्तों, खेल चाहे कोई हो, चाहे वो सियासत का खेल हो, उस्ताद तो उस्ताद होता है। और शरद पवार आज की तारीख में वाकई उस्ताद हैं, राजनीति के गुरु हैं। और एक वक्त था जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु शरद पवार रहे हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहरहाल, तो उस्ताद का जो ये फॉर्मूला है असरदार हो सकता है और हमें देखना होगा कि विपक्ष कितना इस पर अमल करता है। हालांकि जो स्थितियां हैं देश में, जिस तरह से विपक्ष की घेराबंदी है, जेल या बेल में जो विपक्ष जी रहा हो, अमल तो करेगा, ऐसा मुझे भी उम्मीद है और भी जानकारों को ऐसा लगता है कि जब आप कह सकते हैं बाढ़ आती है, जब तूफ़ान आता है, जब बाढ़ आती है, तो सारे जानवर कहीं ना कहीं एक घाट पे आते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि संकट की स्थिति है, और संकट की स्थिति में बहुत नेचुरल है एक, आप कह सकते हैं, एक ह्यूमन माइंड के लिए इकट्ठा होना। तो इसलिए ये थी आज की खबर, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में शरद पवार, सीताराम येचुरी, इनकी जो और बैठकें हो रही, मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, डेवलपमेंट्स बताता रहूँगा कि ये जो फॉर्मूला है 2024, इस पर विपक्ष कैसे काम करता है और इसको, इस फार्मूले की काट जो अमित शाह ढूंढ रहे हैं वो कितना कामयाब होते हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग है 2024 की लड़ाई। तो ये आज का वीडियो था। अपने सुझाव आप ज़रूर दें, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ उनको। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मुझे आइडिया देते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तो वो भी आप ज़रूर दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी आवाज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गोदी मीडिया ऐसी बातें कभी नहीं कर पाएगा आज के दौर में, हिम्मत नहीं है उसकी। और मुझे जो हिम्मत मिलती वो आपके हौसलों से मिलती। तो इसलिए ये आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के अलावा जो बेल आइकॉन है उसको आप ज़रूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।